गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी, खिलजी साम्राज्यवाद के नाम से आपका ये टॉपिक है। और खिलजी साम्राज्यवाद में हम सबसे पहले खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी, आप थोड़ा सा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ चुके हैं, जब राजस्थान के विभिन्न भागों पर इन तुर्कों द्वारा आक्रमण किया गया था। उसके बाद खिलजी शासकों जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में विभिन्न आक्रमण किए गए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा भी इसके लिए प्रयास किए गए थे। तो सर्वप्रथम आप आज का हेडिंग डालिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो खिलजी वंश या खिलजी साम्राज्य का संस्थापक था। 1290 ईस्वी में, जो हमने लास्ट वाली क्लास में अपने किया था कि खिलजी क्रांति हुई थी, और खिलजी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो गुलाम वंश है उसका अंत हो गया था और खिलजी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो गया था। दिल्ली सल्तनत में जिन 5 वंशों ने शासन किया था उसमें दूसरा वंश खिलजी वंश था। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की नींव डाली गई थी। अब हम यदि इस खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित सोर्सेस काफ़ी कम अवेलेबल हैं, इसलिए बहुत अधिक जानकारी इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में नहीं मिलती है। लेकिन जो सोर्सेस हैं उनके बेसिस पर ये माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसके जो पूर्वज थे जलालुद्दीन खिलजी के, वो काफ़ी पहले ही भारत आकर के बस गए थे। और सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में जो राजकीय सेवाएं या राजकीय पद या राजकीय नौकरियां जो थीं वो इन खिलजियों द्वारा प्राप्त करना आरंभ हो गया था। तो कहीं ना कहीं खिलजियों में योग्यता का अभाव नहीं रहा होगा और इनकी सैन्य कुशलता, इनके पराक्रम से प्रभावित होकर के संभवतः इन्हें इस तरह के सरकारी पद प्रदान किए जाने लगे होंगे। तो इस तरह से एक अच्छी स्थिति में खिलजी सरदारों ने अपने आप को स्थापित करना या अपना परिचय देना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था और इसी कारण इनकी स्थिति जो थी वो काफ़ी मजबूत बन गई थी। हम गुलाम वंश के शासक कैकूबाद के बारे में यदि बात करें तो कैकूबाद द्वारा आरिज़ ममालिक का महत्वपूर्ण पद इसे प्रदान किया गया था, जो सेना का प्रमुख होता है। और हमने लास्ट क्लास में चर्चा भी की थी कि जो मंगोलों के आक्रमण हैं उनसे सुरक्षा के लिए इन खिलजी सरदारों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। 13 जून 1290 ईस्वी को कीलूगढ़ी में जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था और वह फिरोज शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। जगह का नाम याद रखिएगा, 13 जून 1290 ईस्वी कीलूगढ़ी में जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था और उसने फिरोज शाह की उपाधि धारण की थी। तो जलालुद्दीन इसका नाम था और फिरोज शाह इसकी उपाधि थी और खिलजी इनका वंश था। कुल मिलाकर जो पूरा नाम हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया और जिस समय ये सिंहासन पर बैठा उस समय इसकी आयु 70 वर्ष थी। यानी एक अच्छी पकी हुई उम्र में इसने सिंहासन प्राप्त किया था। 70 साल की उम्र में तुर्क सरदारों को परास्त करके सिंहासन हथियाना
अपने आप में इस बात को सिद्ध कर देता है कि जलालुद्दीन खलजी के अंदर सैनिक पराक्रम में कमी नहीं थी। इसलिए इस अवस्था में आकर के भी उसने बड़ी आसानी से सत्ता पर स्वयं को काबिज किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार की नीतियों का पालन जलालुद्दीन खलजी द्वारा किया गया और उसके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो यदि हम इसके नेचर के, इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा बहुत उदार नीति का पालन किया गया था। यानी जलालुद्दीन खिलजी के स्वभाव जो था वो काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था और इसीलिए वह अपने साथ के जो खलजी सरदार थे उनकी छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करता था, जो इसके लिए बाद में घातक भी सिद्ध हुआ था जब इसके स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। सुल्तान के द्वारा अपने बड़े पुत्र को खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी, खान ए खाना, और उसे राजधानी के निकट यानी दिल्ली के निकट का जो क्षेत्र था वहाँ का शासक बना दिया गया था। और अपने दूसरे बेटे को उसने अर्कली खां की पदवी दी थी, अर्कली खां की पदवी दी थी और उसे मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। साथ ही साथ मुल्तान, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी सीमांत का प्रमुख राज्य था, तो यहाँ से मंगोलों के आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित रखने का दायित्व भी अर्कली खां को सौंपा गया था। इसका जो तीसरा बेटा था उसे कद्र खां की और चचेरे भाई को ताजुल मुल्क की पदवियां प्रदान की गई थी। जलालुद्दीन का बड़ा भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खलजी, उसे अमीर ए तुजक का पद दिया गया था, अमीर ए तुजक। और छोटे भतीजे को अलमास बेग को अखूर बेग का पद दिया गया था, अखूर बेग। ये महत्वपूर्ण पद और पदवियां हैं और बड़े आराम से इनको धीरे धीरे बोल रही हूँ तो इनको नोट भी कर लेना। छोटे भतीजे अलमास बेग को अखूर बेग का पद दिया गया था। अपने भाई को योगेश खां की पदवी देकर आरिज़-ए मुमालिक का पद प्रदान किया था, आरिज़-ए मुमालिक का पद प्रदान किया था या पद पर नियुक्त किया था। और इसी प्रकार से अपने अन्य संबंधियों को भी उसने अपने उदारतापूर्ण स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण पद और पदवियां प्रदान की थी। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उसका संबंधी था अहमद चप को नायब बरबक के पद पर नियुक्त किया था। तो इस तरह से आप देखो, जो भी उसके महत्वपूर्ण सरदार थे, जो उसके सगे संबंधी थे, उन्हें महत्वपूर्ण पद और पदवियां प्रदान करके अपने उदार स्वभाव का परिचय जलालुद्दीन खलजी द्वारा दिया गया था। यद्यपि आप देखिए सुल्तान जलालुद्दीन जो था वो काफ़ी वृद्ध हो चला था, लेकिन जलालुद्दीन ने प्रेम और सद्भावना के साथ शासन करने का प्रयास किया। वह सबके लिए दयावान था और उसने अपने अमीरों के साथ एक मित्र की भांति सदैव व्यवहार किया था। वह रक्तपात और कठोर दंड से घृणा करता था। इसका कारण क्या था? देखो, अधिकांश जो हैं वो सब इस्लाम के अनुयायी थे और जलालुद्दीन का ये मानना था कि अपने स्वधर्मी के रक्त की एक बूंद भी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके प्रति इस तरह का व्यवहार उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने रक्तपात और कठोर दंड से सदैव घृणा करी। उसका मुख्य सलाहकार था अहमद चप ने उसे कई बार समयानुकूल यानी समय के अनुसार कठोर नीति का पालन करने का मशवरा दिया, किंतु
ईश्वर भीरू जलालुद्दीन ने उसके इस मशवरे को या सलाह को स्वीकार नहीं किया और ऐसा माना जाता है कि अपनी अतिशय उदार नीति के कारण जलालुद्दीन खलजी जो था उसकी लोकप्रियता अपने सरदारों में, अपने बराबर वालों में कम होने लगी थी। तो ये उदार स्वभाव उसके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ था। साथ ही साथ आप देखिए इसका कई ऐसे हमें परिणाम देखने को मिलते हैं कि उसकी इस उदार नीति का गलत लाभ उठाते हुए जलालुद्दीन खलजी के समय में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, क्योंकि सबको ये महसूस होने लगा था कि सरदार उदार स्वभाव का है, हम यदि कोई गलती करेंगे तो सुल्तान हमें क्षमा कर देंगे। तो इस उदारता का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया गया था। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो जलालुद्दीन खलजी के समय में हुए और देखो इनमें से 2 विद्रोह ऐसे हैं जो कई बार 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें पहला इम्पोर्टेंट है मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी। इसको आप नोट करेंगे, मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी की उदार नीति की, तो ये उसी का परिणाम था कि कुछ लोगों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन की असाधारण विनम्रता ने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। उसका सबसे प्रमुख उदाहरण है मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू कौन था, पहले इसके बारे में आप थोड़ा जानेंगे। मलिक छज्जू जब जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था उसके 2 महीने के बाद ही बलबन के भतीजे मलिक छज्जू, यानी मलिक छज्जू कौन था, बलबन का भतीजा जो गुलाम वंश का सुल्तान था, बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था और उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के लिए उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब यहाँ पर आप देखो बहुत एक सिंपल सी बात है, यदि सुल्तान अत्यधिक कठोर होता है उस कंडीशन में भी आम जनता द्वारा, महत्वपूर्ण सरदारों द्वारा विद्रोह की गतिविधियों को तेज कर दिया जाता है। अति हर चीज़ की बुरी है। तो जलालुद्दीन खलजी द्वारा जो उदार नीति अपनाई गई वो पूर्णतया गलत नहीं थी, क्योंकि सुल्तान को कभी कभी उदार प्रवृत्ति से भी अपने काम साधने पड़ते हैं। जहाँ हम दूसरे शब्दों में कहें कि कूटनीतिक उदारता होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े दंड के लिए कभी भी क्षमा करना वो सुल्तान की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। तो कई ऐसे पहले इंसिडेंट हुए जब जलालुद्दीन खलजी द्वारा अपराधी को कठोर दंड दिया जाना चाहिए था, उसके स्थान पर जलालुद्दीन ने उसे क्षमा कर दिया। तो मलिक छज्जू ने ये महसूस किया, और निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि जो भी महत्वाकांक्षी सरदार होगा या महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा, इन परिस्थितियों को देख करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा। तो सुल्तान द्वारा ये जो नीति अपनाई जा रही थी, जिस उदार नीति का पालन किया जा रहा था, मलिक छज्जू के मन में ये बात आई कि कहीं सुल्तान बड़े विद्रोह को दबाने में समर्थ तो नहीं है, या फिर जलालुद्दीन खलजी द्वारा सैन्य पराक्रम जो पूर्व में दिखाया गया था उसमें कमी आ गई है, और इस कमी का लाभ उठा करके क्यों ना दिल्ली सल्तनत पर ही अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए। तो इसी उद्देश्य से मलिक छज्जू ने दिल्ली की ओर प्रस्थान करा और दिल्ली पर अपना अधिकार जताने का प्रयास किया। अवध का सूबेदार मलिक अमीर अली और कुछ अन्य तुर्की सरदार जो थे, जो सुल्तान जलालुद्दीन की उदार नीति से
परेशान थे, उन्होंने भी मलिक छज्जू को अपना सहयोग प्रदान करा। सुल्तान का पुत्र था अरकली खां ने, जिसे पदवी दी गई थी छोटे पुत्र को अरकली खां की। अरकली खां ने बाढ़ से भरी काली नदी को पार कर इन विद्रोहियों पर अचानक आक्रमण कर दिया, क्योंकि अरकली खां को ही जलालुद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहियों को दबाने के लिए, इनका दमन करने के लिए भेजा था। तो अरकली खां जो था वो सैन्य पराक्रम की दृष्टि से अपने पिता से कम नहीं था। तो इस समय बाढ़ की स्थिति थी और उस बाढ़ की स्थिति में उसने काली नदी को पार कर इन विद्रोहियों पर अचानक हमला बोल दिया और मलिक छज्जू सहित जो अन्य तुर्की सरदार थे उन सभी को बंदी बना लिया गया। बदायूं में सुल्तान के सामने इन सभी विद्रोहियों को, यानी मलिक छज्जू और उसके समर्थक विद्रोहियों को सुल्तान के समक्ष पेश किया गया। अब यहाँ पर आप पुनः एक बार देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी की उदारता, और यदि हम राजनीतिक स्तर पर देखें तो शायद उसकी बेवकूफ़ी का ये उदाहरण माना जा सकता है। जब जलालुद्दीन के समक्ष इन समस्त विद्रोहियों को प्रस्तुत किया गया, तो यदि जलालुद्दीन खिलजी के स्थान पर कोई और सुल्तान होता, आपको याद होगा बलबन आप पढ़ कर के आ रहे हैं, और बलबन जब बंगाल अभियान पे गया था तो बंगाल में उसने विद्रोह का दमन किस बर्बरता के साथ किया था, ये आपने देखा है। राजधानी लखनऊ में सड़क के दोनों ओर सूलियां लगा दी गई थीं और उन पर जितने भी सगे संबंधी थे सुल्तान के, उन सभी को खुलेआम सूली पर लटका दिया गया था। और ऐसा क्यों किया था? ताकि भविष्य में और कोई सुल्तान के विरुद्ध कभी भी सर उठाने का प्रयास ना कर सके। जो बलबन की रक्त और लौ नीति के अंतर्गत था, बड़ा कठोर निर्णय बलबन के द्वारा किया जाता था। तुगरिल खां का विद्रोह आपको इस घटना से याद आ गया होगा, जिसे दबाने के लिए स्वयं बलबन गया था। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी को भी इन विद्रोहियों को पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने जब इन बंदियों की दुर्दशा देखी तो सुल्तान काफ़ी इमोशनल हो गया, द्रवित हो उठा और शत्रुओं के स्थान पर उसने इन विद्रोहियों के साथ बड़ा मित्रवत व्यवहार किया। उसने लज्जित तुर्की सरदारों से कहा, आपने अपने पुराने सुल्तान के वंशज का समर्थन करने के लिए तलवारें उठाकर बेईमानी नहीं की, अपितु ईमानदारी का परिचय दिया है। पुराने सुल्तान यानी गुलाम वंश से संबंधित थे, ये तुर्क थे, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनको ये स्पष्ट कर दिया कि यदि आपने हथियार उठाए हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आपने अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूर्व के वंशज के प्रति ईमानदारी निभाई है। तो इस तरह से क्योंकि ये भी मुसलमान थे, इस्लाम को मानने वाले थे, और मलिक छज्जू को उसने सज़ा देने के स्थान पर उसे क्षमा कर दिया। और इस तरह से जो उदारता की नीति है वो जलालुद्दीन खिलजी के लिए घातक सिद्ध हुई। एक के बाद एक उसके राज्य में विद्रोह होने लगे। फिर ऐसे ही उदाहरण आप देखिएगा, जो डाकू और ठग थे उनके प्रति भी उसने बड़ा उदारता का व्यवहार किया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लूटमार की घटनाएं होती थी। दोआब का क्षेत्र जो है वहाँ कई लूटमार की घटनाएं हुआ करती थी और बार बार उन्हें दबाने के लिए जलालुद्दीन द्वारा सेना भेजी जाती थी। लुटेरों को बंदी बना लिया जाता था, सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता था, लेकिन सुल्तान अपनी उदार नीति के कारण उनको क्षमा कर दिया करता था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, उनके हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते थे और एक के बाद एक वो पुनः फिर
विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये उसकी उदार नीति का उदाहरण है। लुटेरे और ठगों को उसने क्षमा कर दिया। इसी प्रकार से कई अमीर ऐसे थे जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की क्षमाशील इस उदार स्वभाव से काफ़ी परेशान थे और उससे असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिया। एक दिन मलिक ताजुद्दीन ने यहाँ जो गोष्ठी हुई थी में अमीरों ने सुल्तान के बारे में काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग किया। किसी ने कहा कि सुल्तान को ककड़ी खीरा की तरह काट डालेगा। किसी ने सुझाव दिया उसे पदच्युत कर ताजुद्दीन को सुल्तान बना देना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए कि बराबर सुल्तान के विरुद्ध जो शब्दावली थी वो गलत यूज़ की जा रही थी और इन सब का कारण सुल्तान जलालुद्दीन की उदार नीति थी। फिर इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो था सीदी मौला का षड्यंत्र। इसको भी आप याद रखिएगा, छोटे क्वेश्चन के लिए तैयार करेगा। मलिक छज्जू, देन सीदी मौला का षड्यंत्र। सीदी मौला की अध्यक्षता में सुल्तान के विरुद्ध एक षड्यंत्र तैयार किया गया था जो उसकी उदार और क्षमाशील नीति से काफ़ी अप्रसन्न थे। अब पहले ये बात करते हैं सीदी मौला था कौन। ये ईरान से आया हुआ एक फ़कीर था। फ़कीर मतलब समझते हैं, जैसे अपने हिंदुओं में साधु संत होते हैं उसी तरह से इस्लाम में जो सन्यासी टाइप लोग होते हैं उन्हें फ़कीर कहा जाता है। तो ईरान से आया हुआ एक फ़कीर था और काफ़ी समय से वो दिल्ली में ही स्थायी रूप से बस गया था। काफ़ी आप देखो दिल्ली के जो धनी लोग थे, बड़े अमीर लोग, वो सब इसके पास आ जाया करते थे, इससे काफ़ी प्रभावित थे। और जो दरबारी अमीर थे वो भी इससे मिलने जाया करते थे। और उन सबसे मिलने के बाद जब सुल्तान जलालुद्दीन के नेचर के बारे में पता चला तो राज सत्ता प्राप्त करने की इच्छा सीदी मौला में जागृत हो गई। उसको लगा कि सुल्तान की ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से उसकी कमजोरी को प्रदर्शित करती है और ऐसी स्थिति में यदि हम चाहें तो सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। इसी सीदी मौला ने अपनी खानका बोलते हैं, जो मठ होते हैं अपने सन्यासियों के रहने के जो स्थान होते हैं वो खानका कहलाते हैं। आपके जो सूफ़ी संत हैं, सूफ़ी संतों के भी जो मठ थे उनको खानका ही कहा जाता है। तो सीदी मौला ने अपनी खानका स्थापित करी और यहाँ पर वो हज़ारों लोगों को, जो निर्धन लोग थे, उनको प्रतिदिन भोजन कराया करता था। इसके पास काफ़ी अधिक पैसा भी इकट्ठा हो गया, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। वास्तव में इसकी जो खानका थी वो षड्यंत्रों का केंद्र बन चुकी थी, क्योंकि दरबार के तुर्क अमीर इसके पास आया जाया करते थे और उन्हें इसकी सूचना, सुल्तान से संबंधित हर एक बात की सूचना सीदी मौला को वो लोग दिया करते थे। तो यहाँ पर ये नया एक षड्यंत्र तैयार किया गया, नई योजना बनाई गई और उसमें तय किया गया कि शुक्रवार को नमाज के लिए जब सुल्तान आएंगे तो सुल्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा और सीदी मौला जो था उसको खलीफा घोषित कर दिया जाए। जो बलबन के अमीर और उनके पुत्र थे उन्हें महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाएंगे। सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी प्राप्त हो गई जो उसके विरुद्ध सीदी मौला की खानकाह में बनाया गया था। उसने सीदी मौला को दरबार में पेश होने के लिए आदेश भिजवाया। सीदी ने राजनीति में भाग लेने तथा किसी प्रकार के षड्यंत्र की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ
और उसने अपने अनुचरों को इतना ही कहा कि मौला से मेरा बदला लो। मौला मतलब सीधी मौला से मेरा बदला लो। अरकली खां जो उसका छोटा पुत्र था, अरकली खां के संकेत पर सीधी मौला का अंत कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देखो कुछ इतिहासकार हैं जो ये मानते, क्योंकि सुल्तान जलालुद्दीन उदार प्रवृत्ति का था तो निश्चित रूप से उसके द्वारा किसी फ़कीर को सीधे मौत का फरमान सुना देना संभव नहीं था, क्योंकि पूर्व में भी हम कई ऐसी घटनाएं देख चुके हैं जब वो चोर लुटेरों, डाकुओं को, घूसखोरों को सबको क्षमा कर देता था। तो सीधी मौला का षड्यंत्र तो अभी स्पष्ट भी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में उसे मौत की सज़ा देना या ये कहना कि सीधी मौला से मेरा बदला लो, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ इतिहासकारों को संशय की स्थिति नज़र आती है। और इतिहासकारों का मानना है इस समय दिल्ली की राजनीति में दो गुट बन गए थे, एक बड़े शहजादे खाने खाना का और दूसरा छोटे पुत्र अरकली खां का। दोनों ही सिंहासन के दावेदार थे। खाने खाना का सीधी के पास आना जाना था, यानी सीधी मौला से वह व्यवहार रखता था, और इसीलिए अरकली खां ने इस तरह का अवसर हाथ से जाने नहीं दिया और सीधी मौला को मौत के घाट उतार दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इसके अलावा जो मंगोलों के अभियान हैं, अब्दुल्ला के नेतृत्व में जलालुद्दीन के समय में ये आक्रमण किया गया था दिल्ली सल्तनत पर, और यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ। उस घमासान युद्ध में मंगोल परास्त हो गए थे। और इसी समय सुल्तान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को अपना दामाद बनाया गया था, और जो महत्वपूर्ण सैनिक अभियान किए गए उसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और बाद में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ही सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे। ओके।